हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 3। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि इस पूरे यूनिट को हम लोग 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे, तो आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन आज के टॉपिक क्या है पहले ये समझते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम करेंगे न्यूमेरिकल के साथ ग्राफ पे क्वेश्चन आने का एक नया ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी, और फाइनली हम लोग देखने वाले हैं अर्हीनियस इक्वेशन और इस पे भी न्यूमेरिकल। तो बच्चों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल कवर करने के हिसाब से एक बड़ा अच्छा लेक्चर होने वाला है। इसको प्रॉपर देखना और यहां पर जो बातें बताई गई हैं उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर का, फिर पढ़ेंगे 0 ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। हालांकि सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन उस पर ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों उसे कहा जाता है वो रिएक्शन जहां पे रिएक्शन का रेट डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ेगा तो रेट भी 2 टाइम बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ेगा तो रेट भी 3 टाइम बढ़ेगा। बेटा, ऐसा रिएक्शन जहां रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है K = 2.303/T। K is constant, T is time. K = 2.303/T log A0/A। बेटा, यहां पर A0 का मतलब है इनिशियल वैल्यू, रिएक्टेंट की शुरू की वैल्यू जो रिएक्शन से पहले थी। A का मतलब है फाइनल वैल्यू या फाइनल कंसंट्रेशन। होता है ना कि एक रिएक्शन है जिसमें आपने स्टार्ट करा 100 ग्राम रिएक्टेंट से, और वो 100 ग्राम रिएक्टेंट 15 मिनट के बाद आफ्टर 15 मिनट्स 20 ग्राम बचा। तो जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज A0, और जो बाद की वैल्यू है दैट इज A, और कितने मिनट या कितने सेकंड में कन्वर्ट हुआ दैट इज T। और इन सब का यूज करके आप निकालते हो यहां पर रेट कांस्टेंट दैट इज K। तो बेटा, ये है हमारी इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जाता है K = हम लोग इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं K = 2.303/T log A स्मॉल a/A-x। बेटा, स्मॉल a का मतलब और A0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, और A-x या कैपिटल A का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्शन के बाद मिलता है। तो आप इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग आगे निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड और आगे करेंगे क्वेश्चन। यहां पर आप सारी चीजें नोट कर सकते हो। T का मतलब है टाइम, A0 का मतलब या स्मॉल a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, कैपिटल A या A-x का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, और K का मतलब है रेट कांस्टेंट। और लॉग को लेकर परेशान मत होना यार, लॉग को लेकर आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है, ये हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्टेंट है, ये कंप्लीट रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट के 2 पार्ट्स हैं, जरा ध्यान देना। ये 50% रिएक्टेंट और ये भी है 50% रिएक्टेंट। बच्चों, एक बात तो आप सबको मालूम है कि रिएक्टेंट जो है वो आगे जाकर बनाता है प्रोडक्ट। तो 50% रिएक्टेंट जितने टाइम में प्रोडक्ट बनाएगा, जितना टाइम लगेगा सिर्फ इस 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, वो कहलाएगा रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। 50% रिएक्टेंट जितने मिनट में, जितने सेकंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, वो हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं T हाफ से, इट इज डिनोटेड बाय T हाफ। और इसकी डेफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन यही है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन, और द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। तो बच्चों, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने मिनट में, जितने सेकंड में कन्वर्ट होंगे वो हाफ लाइफ कहलाएगा, या
आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो भी हाफ लाइफ कहलाएगा। देखो, आप जब कोई इंटरनेट से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट 100% डाउनलोड नहीं होती। पहले डाउनलोड होगी 1%, फिर 10%, फिर 20%, इस तरह चलते चलते 30%, 40 एंड 50। जैसे ही 50% एप्लीकेशन डाउनलोड हुई, समझ जाओ तुम्हारा हाफ लाइफ कंप्लीट हो गया। तो जितने मिनट में या जितने सेकंड में 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है, दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं टी हाफ से। और हाफ लाइफ की कैलकुलेशन क्या होती है थोड़ा देखना आप लोग। अभी हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। बच्चों, ये है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से हाफ लाइफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं थोड़ा समझना आप लोग। फॉर हाफ लाइफ, आपको जब भी किसी का हाफ लाइफ निकालना हो तो आप दो चेंजेस कर दो। आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन अगर दिख रही है तो आप क्या करो, इंटीग्रेटेड इक्वेशन में जहां जहां टी लिखा है वहां पे टी की जगह टी हाफ ले लो। हाफ कर दो, आधा कर दो, क्योंकि सब कुछ आधा करना है। इसी तरह ए की जगह लिख दो ए नॉट बाय 2। अगर आपने ये दो चेंजेस कर दिए तो आप किसी भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन से हाफ लाइफ निकाल लोगे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर हो, या फिर जीरो ऑर्डर हो। आपको करना बस इतना है कि टी की जगह टी हाफ लेना है और ए की जगह लेना है ए नॉट बाय 2। तो चलिए दोनों चेंजेस करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी की जगह टी हाफ लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए की जगह आ जाएगा ए नॉट बाय 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो रहा है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। और बेटा एक काम करते हैं, ये टी हाफ को LHS में भेज देते हैं और इस k को ले आते हैं RHS में और log 2 की वैल्यू रख देते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, जिसे 0.301 मानोगे फाइनली यहां पे रख दो तो यह आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। log 2 की वैल्यू 0.301 और फाइनली जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो यह आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। और आप में से हर एक स्टूडेंट को यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी हाफ लाइफ की बात हो तो आपके दिमाग में फटाक से आंसर आना चाहिए 0.693 अपॉन के। क्या आंसर आना चाहिए? 0.693 अपॉन के। तो बच्चों इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो। यह है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। आप इसे नोट कर लो और नोट करके फिर हम करते हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। टॉपिक समझ में आ गया, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि टॉपिक में परफेक्ट हो जाए। तो पहला न्यूमेरिकल है, अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड 90% इन 10 मिनट। 10 मिनट में 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। आपको के निकालना है यार, सिंपल है, कांस्टेंट निकालना है, दैट्स इट। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नोट करो जिसमें कांस्टेंट के आता हो, टाइम आता हो और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आती हो। तो बेटा सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना, जब आप लोगों को परसेंटेज दिया जाए, जैसे 90% दिया तो आपको जो भी परसेंटेज दिया जाए उसे आप x मान लेना। x का मतलब 90 है और a का मतलब इनिशियल वैल्यू। बच्चों इनिशियली दुनिया का हर रिएक्टेंट 100% कंप्लीट होता है तो हर बार a को आप 100% मानोगे। अगर आपको x की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो आप a को मानोगे 100%। और अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 1/3 रिएक्शन 2/3 रिएक्शन हो गया, तो जितना हो गया वो x है। अगर x फ्रैक्शन में दिया जाए तो a को 1 मान लेना। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे सिंपल रूल है। आपको टाइम दिया हुआ है, t दिया हुआ है 10 मिनट्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो एक फॉर्मूला आता है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10, क्योंकि टाइम की वैल्यू 10 है, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 90, क्योंकि जहां जहां a है वहां पे मैं 100 ले रहा हूं, जहां x है वहां पे मैं 90 ले रहा हूं। तो दिया गया परसेंटेज जो रिएक्ट हो चुका वो x है।
दिया गया फ्रैक्शन जो रिएक्ट हो चुका वो भी x है। फाइनली हम इसे सॉल्व करते हैं तो 100 अपॉन 100 माइनस 90, बेटा नीचे 100 माइनस 90 करोगे ना तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10 log 100 डिवाइडेड बाय 10, और 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 10, ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली हमारे पास बचेगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 10, एंड फाइनली जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.2303 ये हमारा कांस्टेंट आ गया, और इसकी यूनिट होगी मिनट इनवर्स, क्योंकि आपको टाइम जो दिया था वो मिनट में दिया था, और फाइनली इसका आंसर आएगा मिनट इनवर्स में। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा कैलकुलेशन के बाद। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आंसर मुझे सेकंड में चाहिए, तो इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा आंसर आप जो टाइम दिया हुआ है उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप इसे नोट कर लो। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर, जिसमें हमें और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड 3/4 ये x है, कंप्लीटेड 3/4 इन 20 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। देखो बेटा आधे रिएक्शन का टाइम निकालना है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन आपको दिया है हाफ के अलावा 1/2 के अलावा जो भी फ्रैक्शन दिया जाएगा वो x होगा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 3/4। 1/2 को कभी x मत मानना, वो x नहीं होगा। तो 1/2 के अलावा जो भी आपको फ्रैक्शन दिया गया वो x है, तो x की वैल्यू 3/4। a हमेशा 1 मानना जब x को फ्रैक्शन मानो। टाइम दिया हुआ है आपको 20 मिनट्स, एंड यू हैव टू कैलकुलेट टाइम फॉर हाफ रिएक्शन, और बेटा हाफ रिएक्शन का टाइम टी हाफ कहलाता है, तुम्हें टी हाफ निकालना है। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें टाइम देकर टी हाफ पूछ लेगा, कभी कभी टी हाफ देकर टाइम पूछ लेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं के। आप के निकाल लो, अगर के निकाल लिया तो टी से टी हाफ आ जाएगा या टी हाफ से टी आ जाएगा। कैसे मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला आता है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी। टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 20 मिनट्स, तो t की जगह 20 रख देते हैं। लॉग a की जगह 1 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 3/4। 1 अपॉन 1 माइनस 3/4 को जब इसे कैलकुलेट करोगे तो बचेगा 4, और वो 4 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 log 4। और बच्चों टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, log 4 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। log 4 की जगह क्या रख सकते हो? 0.602। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां पर? k is equals to 2.303 upon 20 into 0.602। आप इसे पॉज लो और इसे सॉल्व करो, और जब फाइनली आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 0.069। तो ये तो आ गया भैया हमारे पास k। अब एक बार k आ गया, टी हाफ भी निकाल लेंगे। टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन k, तो ये आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 0.069। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर लिखा है 0.69, नीचे लिखा है 0.069, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 10 मिनट अप्रॉक्स। 10.04 10.05 ऐसा ही कुछ मिलने वाला है, जिसे आप 10 लिख सकते हो। तो फाइनली तुम्हें आधे रिएक्शन का टाइम पता चल गया, 50% रिएक्शन का टाइम तुम्हारे पास आ गया, दैट इज 10 मिनट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पे आप कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो या कम कर दो, उससे रेट को कोई फर्क ना पड़े। मतलब वो केमिकल रिएक्शन जहां पे कंसंट्रेशन, जहां पे रिएक्शन रेट
डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला ये भी है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर जीरो। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो आएगी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की पावर जीरो आएगी, और ये कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और बेटा जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाय T। और जैसा कि आप सबको मालूम है, A0 का मतलब इनिशियल वैल्यू, A का मतलब फाइनल वैल्यू, T का मतलब होता है टाइम। सिंपल है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जहां पे रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, और इसे रिप्रेजेंट करने का ये एक फॉर्मूला है जहां T का मतलब टाइम, A0 का मतलब इनिशियल, A का मतलब फाइनल और K का मतलब कांस्टेंट। आप इसे जरूर नोट करना। अब हम इस पे ग्राफ देखते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेटेड इक्वेशन, उन पे अलग अलग तरह के ग्राफ, और ग्राफ को पहचान कर आप ऑर्डर निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A। ये बच्चों फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। इस पे ग्राफ कैसे आएगा, 90% बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर इस पे ग्राफ कैसे आता है, सर याद करना पड़ता है क्या? कुछ याद नहीं करना, इसको सीधे सीधे सीखना है। देखो, मैं T को LHS में ले जाता हूं, 2.303 को भी LHS में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा KT डिवाइडेड बाय 2.303। लॉग जब डिवाइड में आता है ना तो उसको आप माइनस करके भी लिख सकते हो, मतलब लॉग A0 अपॉन A को आप लिख सकते हो लॉग A0 माइनस लॉग A। ये रूल है भैया मैथमेटिक्स का। और फाइनली लॉग A को KT अपॉन 2.303 को इंटरचेंज कर दो, मतलब KT अपॉन 2.303 को RHS में ले जाओ, log A को LHS में ले जाओ, तो ये हो जाएगा log A इज इक्वल्स टू log A0 माइनस K इंटू T डिवाइडेड बाय 2.303। बच्चों वो ग्राफ वाला फॉर्मूला आप लोगों को शायद सुना होगा, आप लोगों ने y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर नहीं सुना तो सुन लो। ये आएगा y एक्सिस पर, ये आएगा x एक्सिस पर, क्योंकि log a वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो उसके t के साथ जो भी आपको दिख रहा है माइनस के अपॉन 2.303 ये स्लोप होगा। तो ग्राफ कैसे आएगा आप देख सकते हो। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, log a और t के बीच आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो स्लोप आएगा इसका माइनस के अपॉन 2.303। बच्चों ज्यादातर एग्जाम में आपको यहां पर सीधे सीधे ग्राफ दे दिया जाता है। आप ग्राफ से पहचान पाओगे फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे पहचानोगे? अगर स्लोप डिक्रीजिंग है और y एक्सिस पे लॉग लगा हुआ है, अगर y एक्सिस पे लॉग लगा है तो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर है। और बिना लॉग के जब मैं ये स्लोप बनाऊंगा तो वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A0 माइनस A अपॉन T। मैं T को LHS में भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा K इंटू T इज इक्वल्स टू A0 माइनस A। एंड फाइनली A को और KT को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT। अब आप यहां पर जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने में आप वही इक्वेशन लगाओगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर ये नहीं आती तो मत परेशान हो यार, ये आएगा y एक्सिस में log a, सॉरी a y एक्सिस में आएगा, ये t आएगा हमारा x एक्सिस पे, और x एक्सिस के साथ जो आपको दिख रहा है दैट इज माइनस के, ये आ गया स्लोप। तो ये हमारा स्लोप आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन a वर्सेस t तो ये जीरो ऑर्डर का है, और वहीं पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बिटवीन log a वर्सेस t तो बेटा ये है फर्स्ट ऑर्डर का। बच्चों ये याद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखते हैं सेकंड ऑर्डर का। तो सेकंड ऑर्डर की
सेकेंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है KT इज इक्वल्स टू 1/A माइनस 1/A नॉट। 1 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस 1 इनिशियल कंसंट्रेशन, ये सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इस 1/A0 को LHS में भेज दो, क्योंकि एक तरफ सिर्फ A रहना चाहिए। तो इस 1/A0 को LHS में भेजूंगा तो माइनस का साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/A इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/A0। अब आप वही करो, ग्राफ प्लॉट करने के लिए y इज इक्वल्स टू mx, x मतलब टाइम, प्लस c। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ 1/A वर्सेस t के बीच प्लॉट कर रहे हो, तो इस ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग होगा और स्लोप की वैल्यू होगी k, क्योंकि यहां पे k से पहले नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों डिफरेंस नोटिस कर लो आप, अगर 1/A वर्सेस t के बीच आप ग्राफ प्लॉट करो, समझ जाना सेकंड ऑर्डर है। वहीं पर अगर आप a वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, डिक्रीजिंग स्लोप आ रहा है, तो जीरो ऑर्डर। और अगर आप log a वर्सेस t के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो भाई फर्स्ट ऑर्डर है। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ देकर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों नॉर्मली किसी भी रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन रिएक्टेंट्स को एक जगह इकट्ठा होना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है। मान लो ये एक मीडियम है, इस मीडियम में रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस मीडियम में रिएक्टेंट को पार्टिसिपेट करना है ताकि वो रिएक्शन करे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उस मिनिमम एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज डिनोटेड बाय EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को सिर्फ पार्टिसिपेट कराती है लेकिन रिएक्शन नहीं कराती। अब अगर रिएक्टेंट पार्टिसिपेट हो गए एक प्रॉपर मीडियम में, तो यहां इन रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होगा, इन रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होगा, ये अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा। तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन कराती है, वो एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन कराती है, ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो और उस इफेक्टिव कोलिजन के बाद प्रोडक्ट बन जाए, तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन कराएगी बच्चों, उस एनर्जी का नाम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कोलिजन में काम आती है, और एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कराने में काम आती है। मतलब एंट्री करने के लिए जो फीस लग रही है वो एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्री के बाद आपस में मैच खेलने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बच्चों एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपको। अब एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का रिलेशन देख लेते हैं। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे ET माइनस ER। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस ER। ER का मतलब होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे ER का मतलब है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों ये थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच एक बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन है, जिसपे हमारे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। और इस पे अगर हम ग्राफ देखें तो एक ग्राफ बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए मैंने प्रोडक्ट ऊपर लिया ज्यादा एनर्जी वाला और रिएक्टेंट नीचे लिया कम एनर्जी वाला। ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों होता यह है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एक पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इस बैरियर का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे इस बैरियर तक पहुंचेगा तो इनका इफेक्टिव कोलिजन शुरू हो जाएगा और फाइनली वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करके बना देगा प्रोडक्ट। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है, और बेटा वो एनर्जी जो थ्रेशोल्ड तक पहुंचाती है उस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी ली, एक्टिवेशन एनर्जी लेकर रिएक्टेंट पहुंचा थ्रेशोल्ड के बैरियर तक, उस बैरियर को क्रॉस करा और फाइनली बन गया प्रोडक्ट। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड का। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर मीडियम में पार्टिसिपेट कराती है दैट इज एक्टिवेशन, और पार्टिसिपेशन के बाद वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट का कोलिजन कराती है दैट इज थ्रेशोल्ड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अर्हीनियस इक्वेशन, आज के लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन क्या है? अर्हीनियस नाम के पर्सन ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, और वो मैथमेटिकल रिलेशन दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर दैट इज टी, एंड एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज ई। तो अर्हीनियस ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, और उस मैथमेटिकल रिलेशन को, उस इक्वेशन फॉर्मेट को हम लोग नाम देते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। और अर्हीनियस ने जो इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन थी K इज इक्वल्स टू A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ये E की पावर में माइनस EA अपॉन RT है। अब बच्चों K का मतलब तो आप सब जानते हो, K होता है कांस्टेंट, K यहां पर होता है कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट। A का मतलब है फ्रीक्वेंसी, काहे की फ्रीक्वेंसी मैं बता रहा हूं बच्चों। होता यह है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो हर एक सेकंड में कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, हर एक सेकंड में जितनी बार उनके बीच कोलिजन होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन को हम डिनोट करते हैं A से। A का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। अब E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसको लेके परेशान मत होना, वो अभी 1 हो जाएगा। और EA यहां पर है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर EA को हम लोग कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, R को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, और T आप सब जानते हो, T का मतलब है टेम्परेचर। तो ये जो आपको एक इक्वेशन नजर आ रही है, ये इक्वेशन कहलाती है अर्हीनियस इक्वेशन। क्या कहलाती है? अर्हीनियस इक्वेशन। K इज इक्वल्स टू A E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में अगर मैं लॉग ले लेता हूं LHS और RHS में, पहले नेचुरल लॉग लूंगा ln, उसको जब मैं सॉल्व करके जब फर्दर इसको डिराइव करूंगा तो बेटा यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बच्चों जब इसी को हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, देखो लॉग लेने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। और इस t को हम लोग 1/t भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और लॉग लेने के बाद ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशन पे ग्राफ आता है। चाहे आप 12 बोर्ड की बात करो, चाहे आप कंपटीशन की बात करो, इस इक्वेशन पे यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन पे हमें ग्राफिकल क्वेश्चन दिखते हैं। और ग्राफ जब आता है तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है बिटवीन log k एंड 1/t। इन दोनों के बीच ग्राफ आता है, तो चलिए ग्राफ वाली इक्वेशन लगाते हैं। y इज इक्वल्स टू mx, ये x एक्सिस पे आएगा 1/t प्लस c। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो y एक्सिस पे आ जाएगा log k, x एक्सिस पे आ जाएगा 1/t, और बेटा इसका जो स्लोप है वो स्लोप होगा माइनस EA अपॉन 2.303। तो इसका स्लोप है माइनस EA अपॉन 2.303 R। और बच्चों यहां पे R एक कांस्टेंट है और R की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। वैसे तो R की और भी वैल्यू होती है, लेकिन वो कंडीशन पर बेस्ड है। जैसे एक लीटर ATM वाली होती है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। एक और होती है R इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी, लेकिन यार उसको यहां नहीं फिट करना, वो अलग अलग कंडीशन पर फिट होता है। तो यहां आपको R दिया जाएगा। आप इमेजिन करो आपको एक क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल में स्लोप की वैल्यू दी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 200, 300, 3000, 4000, कुछ भी एक वैल्यू है। स्लोप की वैल्यू दी है, R दिया है, तो आप क्या निकालोगे? उससे आप निकालोगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। अब बच्चों मैं काम करता हूं, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन में मैं कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन कैसा? दो अलग अलग टेम्परेचर लेता हूं, दो अलग अलग कांस्टेंट लेता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। तो हम लोग करते हैं कंपैरिजन ऑफ K एट डिफरेंट टेम्परेचर। मैं रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन कर रहा हूं डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात यह है कि अगर टेम्परेचर T1 है तो कांस्टेंट को K1 होना पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर T2 है तो भाई कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे K2। टेम्परेचर T1 पर कांस्टेंट K1 और T2 पर कांस्टेंट K2 होगा। और बेटा ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है आपको, इसमें एक बार हम K की जगह K1 और T की जगह T1 लेते हैं, फिर दोबारा इसी इक्वेशन में K की जगह K2 और T की जगह T2 लेते हैं और देखते हैं क्या बन जाता है। तो ये आ जाएगा log K1 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R, T की जगह T1, इक्वेशन 3 मान लो। और एक और बार लिखते हैं log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन
2.303 R। इस बार टेम्परेचर लेता हूं मैं T2 टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और अब फाइनली आपको इन दोनों को रिलेट करना है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करो कैसे? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। तो बच्चों जब 4 माइनस 3 करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो फॉर्मूला आएगा log K2 अपॉन K1। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और ये हमारे अर्हीनियस इक्वेशन का फाइनल रिलेशन है। और ये रिलेशन जो आपको दिख रहा है ये बनाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो बच्चों अर्हीनियस इक्वेशन जो है उस पे तीन तरह के 3 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वेराइटी है न्यूमेरिकल, जो आपको नॉर्मली यहां देखने को मिलती है। यहां एग्जामिनर आपको अलग अलग रेट कांस्टेंट, अलग अलग टेम्परेचर दे देता है, आर दे देता है। यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EA, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड वेराइटी आपको मिलती है ग्राफ वाली। तो ग्राफ वाली वेराइटी आपको यहां से कवर हो जाएगी। और उसके अलावा फर्स्ट वैरायटी जो क्वेश्चन में मिलती है, ये भी कभी कभी कैलकुलेशन वाला आ जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि करेक्ट अर्हीनियस इक्वेशन क्या है। तो भाई करेक्ट अर्हीनियस इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू AE टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो गाइज इसी के साथ हमारा अर्हीनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। लेकिन एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप जल्दी से इसे नोट करो। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में 4.26 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। और ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आ चुका है, बोर्ड्स के लिए बड़ा स्पेशल है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन K इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स E टू द पावर माइनस 2800 K बाय T। उसके बाद बोला कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के अंदर आप जरा ध्यान से देखते हो तो आपको दिखता है कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो है K इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स E टू दी पावर माइनस 2800 K बाई T। बेटा इस वैल्यू से एक्टिवेशन निकालना है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं अर्हीनियस से कनेक्ट हो रही है, क्योंकि अर्हीनियस इक्वेशन है K इज इक्वल्स टू A E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। तो एक्चुअल यहां पर कंडीशन ये है कि A की जगह ये वैल्यू A की है, E की जगह E है, और एक्टिवेशन एनर्जी की जगह लिखा है माइनस 2800 K बाई T। तो एक काम करते हैं, यहां E की पावर में जो दिख रहा है और यहां जो E की पावर में दिख रहा है, दोनों को आपस में रिलेट कर लेते हैं। तो यहां E की पावर में है माइनस EA अपॉन RT और उधर E की पावर में है माइनस 2800 K बाई T। बच्चों T से T कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, R उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा EA इज इक्वल्स टू 2800 K इंटू R। अब यहां पे R की वैल्यू रख देते हैं, तो R की वैल्यू आपको पता है, EA इज इक्वल्स टू 2800 K इंटू R की वैल्यू है 8.314, यूनिट है जूल्स पर केल्विन पर मोल। जूल पर केल्विन पर मोल। अब आप जरा ध्यान से देख सकते हो, यहां केल्विन है और यहां केल्विन इनवर्स है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 2800 इंटू 8.314 जूल पर मोल। और अगर आपको यही आंसर किलो जूल में चाहिए तो इसको आप डिवाइड बाय 1000 कर सकते हो। तो अगर आपने 1000 से डिवाइड करा तो ये 3 zeros जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ये बचेगा 28 इंटू 8.3 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल तब तक है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई इस जैसे क्वेश्चन हमें बहुत रुलाने वाले होते हैं और परेशान करने वाले होते हैं।
तो आज हम लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखी। आज हमने इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखी, जीरो ऑर्डर देखी, उस पर न्यूमेरिकल देखे, हाफ लाइफ पीरियड देखा, हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट देखा, अर्हीनियस एक्टिवेशन एनर्जी। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये यूनिट कंप्लीट होता है। आप लोगों की क्वेरी अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। यार कमेंट क्यों नहीं करते हो? अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हो। वीडियो की लेंथ बढ़ानी है, लेंथ कम करनी है, नंबर ऑफ वीडियोस पर डे बढ़ाना है। जो भी अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।